It's a uniquely goal-oriented and continuous way to appraise and manage employees' performance. वही बात है कि हम एक परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, एक्चुअल और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं, फिर जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं, रीज़न्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड लेवल तक क्यों नहीं जा पाई। फिर उन रीज़न्स को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उनको रिज़ॉल्व करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना अकर हो और उस प्रॉब्लम की वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम ना हो। क्योंकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, उसके गोल, उसके टारगेट अचीवमेंट जो हैं वो भी फिर इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। इसलिए हम चाह रहे होते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दफ़ा टीचर की इवैल्यूएशन आप करते हैं, हर दफ़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा आपने अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया है, टीचर जो है सपोज़ बेस्ट टीचर वो बन गया है या 100% परफ़ॉर्मेंस उसकी आई है, 100% फीडबैक आया है, स्टूडेंट्स उसके हैप्पी हैं उसके साथ, इट डज़न्ट मीन कि नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि उसने प्रीवियसली अच्छा परफ़ॉर्म किया था, तो उसकी बेस पे वी कैन नॉट एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो नेक्स्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर के अंदर ये है कि जब भी उसको मौका मिलता है वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। तो चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और डेवलपमेंट है परफॉर्मेंस की। और परफॉर्मेंस उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय जिन लोगों के साथ काम कर रहा है, जो उसकी टीम है, उसके साथ है। और इस परफॉर्मेंस की अलाइनमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। ये जो पूरी स्टोरी मैंने बताई कि जो टारगेट सेट किए हुए हैं, सपोज 10,000 कस्टमर्स को हमने प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, हमने एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा कर ली है एक एरिया में कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10,000 तक कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे, लेकिन हमने प्रोड्यूस 8,000 की हैं, तो 2,000 का जो गैप है वो तो हमारा सीधा सीधा लॉस है, हमारा गोल ही ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। हमने सोचा हुआ था कि 10,000 को हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उनसे इतना पैसा आएगा और जो एक्सपेंसेस हैं वो निकालने के बाद हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। उसकी इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, हमने तो ये भी सोचा हुआ था। लेकिन ये 2000 तो हमारे अपने एम्प्लॉइज़ की वजह से ही हमें छोड़ के चले गए हैं। इसलिए आइडेंटिफ़ाई करना, परफ़ॉर्मेंस को मेज़र करना और परफ़ॉर्मेंस को फिर डेवलप करना। डेवलप इसमें जो करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफ़ॉर्मेंस, ये वो चीज़ आ जाएगी। और आइडेंटिफ़िकेशन ऑफ एरर्स, बैरियर्स, डिफ़िकल्टीज़ आ जाएगी जिनकी वजह से एम्प्लॉयी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इन सारी चीज़ों पे जब काम करेंगे तब ही एक टाइम आएगा जब एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बराबर होगा और वही गोल अचीव उसी वजह से हमारा गोल भी अचीव हो पा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमने 100% अपनी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज कर रखा है। अब इन दो में डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिंपली इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस है कि सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने देख लिया कि एम्प्लॉय ने क्या किया हुआ है, रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस क्या थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी क्या है, आपने सिर्फ कंपेयर किया है, कंपैरिजन कर लिया, ये हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या है कि रिक्वायर्ड लेवल आप परफॉर्मेंस अगर एम्प्लॉय नहीं दे पाया तो क्यों नहीं दे पाया, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट जो भी रेलिवेंट करेक्टिव एक्शन होगा वो लेके उन डेफिशिएंसीज को, उन बैरियर्स को रिड्यूस किया जाएगा। एम्प्लॉय की कोई वीकनेस है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंश्योर हो सके। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है जिसमें आप करेक्टिव एक्शन आफ्टर परफॉर्मेंस असेसमेंट ले रहे होते हैं। अब एक चीज़ जो कि
बहुत ज़रूरी होती है गोल सेट करना और अकॉर्डिंगली देखना कि जो एम्प्लॉय की एफर्ट्स हैं वो क्या हैं। ये हमने मिड टर्म से पहले भी ये चीज़ें पढ़ते आए हैं, अभी तक की एचआरएम में जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन सब में हमने बार-बार गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे ही फ़ोकस किया है। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनमें क्या इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या करेगा तो गोल्स अचीव होंगे, हम यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो जो कि करेगा वो वर्क एफर्ट्स हैं और जो उसको करना है या जो उसे करना चाहिए या जो उससे ऑर्गेनाइज़ेशन एक्सपेक्ट करती है वो गोल है। इफ़ेक्टिव गोल जो हैं वो उनके लिए कुछ गाइडलाइन हैं कि वो हर एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक गोल्स दिए जाने चाहिए, जैसे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, तो उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तमाम ड्यूटीज़ ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट के हवाले से है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है उसकी हायरिंग से लेके उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तक। तो क्लियरली रिटन हो कि वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करेगा वेयर एवर इट इज़ नीडेड। वो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी लेगा, परफॉर्मेंस अप्रेज भी करेगा और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा करेक्टिव एक्शन भी लेगा। अब ये क्लियर है उसको। अगर एचआर मैनेजर को पता ही ना हो कि मैंने करना क्या है तो फिर उसको समझ ही नहीं आएगी। टीचर है, उसको नहीं बताया जाएगा कि आपने ये कोर्स करवाना है, इतने चैप्टर फलां बुक आप रिकमेंडेड बुक है उससे आपने देखना है और इतने हफ्तों में कम से कम इतने परसेंट कोर्स का हिस्सा कंप्लीट हो जाना चाहिए मिड टर्म के लिए। ठीक है, जब ये चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होंगी, क्लियर नहीं की जाएंगी एम्प्लॉय को, उसको समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली मैंने क्या करना है। सपोज कहा जाए एचआरएम पढ़ानी है, कितनी पढ़ानी है, कौन सा एडिशन पढ़ाना है, कौन सी ऑथर की बुक पढ़ानी है, उसका मेन कंटेंट क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर कवर करवाने हैं। एचआरएम तो एक पूरी स्पेशलाइजेशन है जिसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको क्या पढ़ाना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये स्पेसिफिक नहीं होगा कि ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाने हैं आपने, एचआर की बेसिक्स आपने सिखानी है, ये हो गया, ये स्पेसिफिक गोल है। फिर मेजरेबल गोल होना चाहिए कि आप इजीली मेजर कर सकें। जैसे वीकली प्लान है आपका, लेक्चर ब्रेक डाउन आपको दिया गया है, अब ये मेजरेबल है कि 1 वीक में व्हाटएवर वाज डिसाइडेड पढ़ाया या कि नहीं पढ़ाया। टीचर से ही आप कहते हैं कि आप ये कंटेंट कवर करना है, मेन टॉपिक्स बता देती हैं। उसके अंदर 1 वीक में आप क्या कुछ पढ़ाएँगी ये आप बताएँगे, ये टीचर की ड्यूटी है। ठीक है, मेजरेबल गोल सेट हो जाता है। फिर ये चैलेंजिंग भी होता है, ऐसा भी ना हो कि आप 14 हफ्तों के अंदर जो ये सॉरी 16 क्लासेस के अंदर आप 32 क्लासेस के जो कंटेंट हैं वो कवर कर दें। टाइम से पहले आप कहें ये कोर्स कंप्लीट हो गया, आप 3 हफ्ते हमारी क्लास के पास काम करने के लिए है ही नहीं, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। चैलेंजिंग होना चाहिए कि थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को भी टफ टाइम देना पड़े और थोड़ा-सा टीचर के लिए भी हो। जल्दी कोर्स कवर ना हो, चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन वो डूएबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 5 बुक्स आपने कंप्यूटर साइंस के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को करवानी है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। एक बुक में ये कंटेंट, मेजर कंटेंट आपने ये टॉपिक्स करवाने हैं, उनके अंदर सब हेडिंग्स कौन-सी हैं वो आप दें। डूएबल है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, एचओडीज़ हैं सपोज़ they must participate टीचर्स इन कोर्स ब्रेकडाउन के किस तरीके से डिज़ाइन करें और इसमें पार्टिसिपेशन टीचर के साथ होती है कि उनको कंटेंट बताया जाता है कि ये टॉपिक करवाने हैं, आप इन पे कोर्स आउटलाइन बना के ले आएँ। फिर उनमें एचओडी हाइलाइट करता है कि नहीं ये रेलिवेंट नहीं है, ये इररेलेवेंट है या इसको निकाल दें या आप किस तरीके से करेंगे, चीज़ें डिस्कस होती हैं। बाकी जो जॉब पोजीशंस हैं उनके अंदर ये काम होता है, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उनमें एम्प्लॉइज़ को बताया जाता है कि आप ये काम करेंगे, ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी। फिर वो उनमें बता सकते हैं कि रेपिटिशन कहाँ पे हो रही है, क्या काम मैं कर सकता हूँ या ये जॉब इस जॉब की बजाय वो दूसरी ये वाली ड्यूटी दूसरी जॉब में डाल दी, ये वो ज़्यादा ईज़िली कर सकेंगी। यहाँ पे गोल्स इफ़ेक्टिव बन रहे हैं, साथ-साथ डिस्कस हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन भी चैलेंजिंग गोल से ग्रो करेगी
ठीक है, कंपटीशन आ रहा है थोड़ा सा चैलेंजिंग। फिर मेजरेबल है, टाइम कितना है, कितने रिसोर्सेज होंगे, मेजर किया जा सकता है। फिर वो स्पेसिफिक क्लियर कट है। अब गोल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको स्मार्ट गोल्स के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, कि आप क्लियरली वट एवर इज नीडेड बाय एन एम्प्लॉय, ये आप उसको बताएं कि कोर्स ब्रेकडाउन में जो कुछ लिखा है वो सब आपने कवर करना है। 2 क्विज़ेज़ आपने लिखे हुए हैं, 2 क्विज़ेज़ ही आपने लेनी है, उससे कम क्विज़ पे गुज़ारा नहीं होगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, कि वो कितना होना चाहिए आपके जो परफॉर्मेंस है, जो गोल है उसको मेजर किया जा सकता हो। टारगेट सेट किए हुए हैं अगर, तो एक बुक का कितना परसेंट आप एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को कवर करवाएंगे या करवाना होगा। मार्केटिंग के जो ये होते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर्स, सेल्स एग्जेक्टिव्स, वो क्या कर रहे होते हैं, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि वीकली आपने इतनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, निकालनी है। अटेनेबल, टू इजी भी ना हो, टू टफ भी ना हो, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए गोल। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पेश आनी चाहिए एम्प्लॉय को वो गोल अचीव करने में। अगर 10,000 प्रोडक्ट्स निकालने का टारगेट आपने दिया हुआ है एक सेल्स एग्जेक्टिव को एक एरिया में, तो वो इतना इजीली भी नहीं अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो अचीव ही ना हो पाए, ऐसा पॉसिबल ही ना हो। वहाँ पे इतने लोग ही उस प्रोडक्ट को परचेज ना करते हैं, या वो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई हो, वहाँ पे बिक ही ना सकती और आप वहाँ पे बेचने को कह रही हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय एफर्ट्स करे तो वो बिक सके। चैलेंजिंग लेकिन अटेनेबल होना चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए कि जो जॉब वो कर रहा है, जो उसकी एक्सपर्टीज हैं, उससे रेलिवेंट हो। फिर टाइम बाउंड हो, कोई डेडलाइन, कोई माइलस्टोन आपने सेट किया हो। ऐसा नहीं है कि 10,000 प्रोडक्ट्स बेचनी है तो उसके लिए यू आर गिविंग अनलिमिटेड टाइम टू एम्प्लॉय। आपने सेट किया हुआ है कि अगले 5 सालों में हमने ये काम करना है, तो एम्प्लॉय के लिए भी अकॉर्डिंगली आप सेट करेंगे कि एक वीक के अंदर इतना काम आपका हो जाना चाहिए।